हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हमने मास्टर कार्डस साइंस के जो बॉटनी का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर जो 56 क्या आया था, द ट्रांसलोकेशन ऑफ ए ऑर्गेनिक सल्यूट इन ए सीव ट्यूब मेंबर इज सपोर्टेड बाय। अब देखो जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फ्लोएम में प्रेजेंट होती हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि जैसे जो भी फूड बन रहा है, लीव्स में फूड बन रहा है, उसको प्लांट्स के हर पार्ट तक लेके जाना होता है। वो काम कौन करता है? फ्लोएम। ये तो आपको पता है, लेकिन फ्लोएम में भी आगे जाके जो उसका सेल है, फ्लोएम का जो सेल्स होते हैं 4 टाइप के सेल, उसमें से जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो हेल्प करती है। क्वेश्चन क्या था कि सीव ट्यूब में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो हेल्प करेगा उसको ट्रांसलोकेशन में, मीन्स ट्रांसफर करने में। ऑप्शन में था जैसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प करती है, मीन्स साइटोप्लाज्म मूव करता है तो वो जो खाना है, जो फूड है, वो लेके जाएगा। ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड है रूट प्रेशर की वजह से ऐसा होता है, या ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो ट्रांसफर हो रहा है फूड का। नेक्स्ट ऑप्शन था जैसे पी प्रोटीन, एंड लास्ट ऑप्शन जो मास फ्लो इन्वॉल्विंग ए कैरियर एंड एटीपी। तो इसका आंसर आना था पी प्रोटीन्स। जो सीव ट्यूब में जो सीव ट्यूब के मेंबर है लाइक सीव ट्यूब, सी प्लेट्स, इनमें पी प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है ऑर्गेनिक सल्यूट को ट्रांसफर करने में। तो नेक्स्ट ऑप्शन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ट्यूब एंटरिंग ए एम्ब्रियो सैक हैज, कि पोलन ट्यूब जब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, मीन्स जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक जिसे हम कहते हैं, जब उसमें एंटर करेगी तो पोलन ट्यूब के पास कितने गैमीट्स होते हैं? 3 मेल गैमीट, 1 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट एंड 4 मेल गैमीट। देखो 1 एंड 4 तो बिल्कुल ही ऑप्शन से निगलेक्ट हो जाए, क्योंकि ना ही 4 मेल गैमीट होते हैं ना ही 2 मेल गैमीट होते हैं। 3 आपने 3 और 2 में कैसे पता करोगे? देखो ये जैसे पोलन ट्यूब है, मीन पोलन ग्रेन है, इसमें 2 पहले तो न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, एक होता है हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? उसने ट्यूब, जो पोलन ट्यूब बनी है उसमें इसने डिवाइड हो जाना, यहाँ पे 2 मेल गैमीट बन जाएंगे। ठीक। जो हमारा वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस है उसका मेन काम होता है कि ये पोलन ट्यूब को बनाना। ठीक है, ये पोलन ट्यूब बन गई हमारी, और ये समझ लो वेजिटेटिव है, ये जनरेटिव है। अब जो जनरेटिव ने नीचे आ जाना है, जनरेटिव ने नीचे आके 2 मेल गैमीट्स को बना देना है। ठीक। अब क्वेश्चन क्या था, जब पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमीट होते हैं जब वो एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में? तो इसके पास 2 मेल गैमीट होते हैं, ये वाले। ठीक, 2 मेल गैमीट जो जनरेटिव सेल से बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर। ध्यान से पढ़ना है कि जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स व्हेन द फ्रूट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट। देखो क्वेश्चन क्या था कि आपने वो वाले प्लांट्स बताने हैं जिसमें जो सीड की जर्मिनेशन मीन्स जब जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाती है जब फ्रूट अभी प्लांट्स के साथ अटैच हुआ होता है। देखो जैसे एक प्लांट है, हम वैसे क्या सोचते हैं करते हैं कि जो सीड होता है जब वो डिटैच हो जाता है, जब फ्रूट डिटैच हो जाता है प्लांट से, तब उसमें से हम फ्रूट खा लेते हैं और सीड हम फेंक देते हैं। सीड को फेंकने के बाद ही उसकी जर्मिनेशन होती है। ठीक है, ये तो हमारी सिंपल जर्मिनेशन होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सीड अभी या फ्रूट अभी सीड प्लांट के साथ अटैच है। ठीक है, फ्रूट अभी प्लांट के साथ अटैच है, फिर भी उस सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होने लगी है। सीड की जर्मिनेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होना स्टार्ट होने लगा है। तो उस कंडीशन को पहले तो हम कहते हैं विविपेरी। ठीक, कि जब सीड अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करने लगता है, अभी वो प्लांट के साथ अटैच हो, उसी टाइम वो अपनी सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट करने लग पड़ता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं विविपेरी। अब जो विविपेरी या विविपेरस जो कंडीशन है वो मोस्टली मैंग्रोव प्लांट्स में पाई जाती है। जितने भी ये मार्शल एरिया में पाए जाते हैं मैंग्रोव प्लांट्स, उनमें ये कंडीशन पाई जाती है। मीन्स ये सारे विविपेरस या विविपेरी प्लांट्स होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फीमेल गैमीट। ठीक है, कि डेवलपमेंट करनी है हमने फ्रॉम द फीमेल गैमीट या एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन इज। तो आपने ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन हो सकती है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन था एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, सेकेंड था पॉली एम्ब्रियोनी, सी ऑप्शन था पार्थेनोकार्पी,
एंड डी ऑप्शन था पार्थिनोजेनेसिस। तो सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि जैसे ऑप्शन ए था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम दी, वैसे तो एम्ब्रियो किससे बनता है, एग से बनता है। अगर एग से ना बनकर वो कोई भी स्पोरोफिटिक सेल, लाइक जैसे हम कह सकते हैं नुसेलस से बन गया, इंटेगुमेंट से बन गया एम्ब्रियो, उस टाइप के कंडीशन को हम कहेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, जैसे ये एग होता है उसमें क्या होता है, ये एग सेल, ये एम्ब्रियो सैक होता है, उसमें क्या होता है, ये एग होते हैं, ये 3 क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, नीचे 3 एंटीपोडल्स होते हैं, बीच में क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। और ये तो एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर क्या होता है, नुसेलस होता है ये सारा। इसके बाद क्या होता है, ये इंटेगुमेंट्स, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। मींस अगर ये एम्ब्रियो इस एम्ब्रियो सैक से ना बनकर कोई भी ये नुसेलस से बने या इंटेगुमेंट से बने, उस कंडीशन को हम कहेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और ये वाली कंडीशन पाई जाती है जैसे सिट्रस का प्लांट हो गया या मैंगो के प्लांट में, ये इस टाइप की फर्टिलाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो पाई जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन था पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो। अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट आप पार्थिनोकार्पी, कार्पी से आपने याद रखना है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो, उसमें एग्जांपल आते हैं जैसे बनाना हो गया। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होना विदाउट दी फर्टिलाइजेशन, उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आया था कि हमने डेवलपमेंट ऑफ ए एग या डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गैमेट या डेवलपमेंट ऑफ ए एम्ब्रियो विदाउट दी फर्टिलाइजेशन, उसे हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। तो इसका ऑप्शन डी आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया इन चारों डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच वन प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड इन दी एंथर कल्चर, कि जैसे कि हेप्लॉइड्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे, अगर हम एंथर का कल्चर करते हैं, एंथर को कल्चरिंग करते हैं, तो हेप्लॉइड्स जो सेल्स बने हैं, जो हेप्लॉइड हमारे कैलिक्स बने, जो भी हमारे जो हेप्लॉइड्स प्लांटेट्स बने हैं वो कहाँ से बने हैं, एंथर की वॉल बनाती है या टैपिटम लेयर बनाती है या कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं एंथर के, या यंग पोलन ग्रेन्स। तो इसका आंसर आएगा यंग पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, हेप्लॉइड इन नेचर होते हैं। ठीक, तो हेप्लॉइड होने की वजह से हेप्लॉइड प्लेटलेट्स बनाएंगे, तो ये हेप्लॉइड क्या बनाएंगे, प्लांट लेट्स बनाएंगे। मीन्स जो भी इनसे प्लांट्स बनेंगे वो हेप्लॉइड इन नेचर बनेंगे या हेप्लॉइड इन जीनोम बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो आपने इनमें से बताना है कि हेप्लॉइड स्ट्रक्चर के कौन से हैं। तो फर्स्ट जैसे ऑप्शन था नुसेलस एंड एंटीपोडल सेल। सबसे पहले तो आपने याद रखना है जो नुसेलस होता है वो एक स्पोरोफिटिक सेल है या स्पोरोफिटिक टिश्यू है। ठीक, अगर वो स्पोरोफिटिक टिश्यू है तो वो क्या होगा, डिप्लॉयड इन नेचर होगा। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन आएगा नहीं कि इसमें नुसेलस डिप्लॉयड है, एंटीपोडल तो वैसे तो हिप्लॉयड होते हैं, एंटीपोडल सेल हिप्लॉयड। नेक्स्ट ऑप्शन था एंटीपोडल सेल एंड एग सेल, तो ये ऑप्शन हो सकता था क्योंकि एंटीपोडल सेल भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड, और एग भी हमारा हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि एंटीबॉडी सेल तो हैप्लॉइड है, लेकिन जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि उनमें अभी मियोसिस होनी होती है जिसमें जाके वो आगे फर्दर मेगास्पोर बनाएंगे, मीन्स जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन था नुसेलस, ये फिर दोबारा से 2n आ गया। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म तो आपको पता ही है, जो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो डिप्लॉयड होता है, 3n होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी सेल्स एंड एग सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन था when the pollens of a flower, ध्यान से पढ़ना है इसको, कि pollens of a flower is transferred to the stigma of a another flower। ठीक है, कि एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर में चला गया स्टिग्मा ऑफ ए सेम प्लांट, लेकिन प्लांट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। उस टाइप की पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी या जीनोगैमी या ओलोगैमी। सबसे पहले तो आपको जो जीनोगैमी एंड ओलोगैमी का पता होना चाहिए। ये दोनों एक ही टर्म है, ये दोनों टर्म्स क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूज की जाती हैं, जीनो एंड ओलो। अब जो ओटो एंड जीटोनोगैमी है वो दोनों ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए यूज की जाती हैं। अब आपने ध्यान से इनकी डेफिनेशन को पढ़ना है कि ऑटोगैमी में भी सेल्फ पॉलिनेशन है एंड जीटोनोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
देखो जो ऑटो में होता है सेम फ्लावर होता है, सेम ही प्लांट का सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो उसे हम कहते हैं ऑटो। इसमें क्या होता है, जीटोनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट तो सेम होगा लेकिन उनके फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे एक प्लांट होगा ये दूसरा, अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो रही तो उसे तो हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। वैसे ही अगर एक प्लांट है, जैसे एक प्लांट है, अगर यहाँ पे एक फ्लावर लगा है, इसमें ही पॉलिनेशन हो जाए उसे हम कहेंगे ऑटो, और यहाँ के एक प्लांट के दूसरा फ्लावर हो, अगर यहाँ से यहाँ पॉलिनेशन, उसे कहेंगे हम गिटोनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो क्वेश्चन क्या आया था हम कि हमने ऐसी पॉलिनेशन बतानी है जिसमें पोलन ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ ए स्टिग्मा ऑफ ए अनदर फ्लावर की दूसरे फ्लावर में जाता है लेकिन प्लांट क्या रहेगा, सेम। तो इसका आंसर आना था हमारा गिटोनोगैमी इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। Next question, an interesting modification of a flower shape for the insect pollination occur in some orchid in which the male insect mistake the pattern on the orchid flower for a female species and try to copulate with it and thereby the pollinating the flower. This phenomena is called. तो आपको इसको बताना है कि इनमें से कौन सा फिनोमिना हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, जैसे एक इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन है, देखिए जैसे एक ऑर्किड का प्लांट है, ऑर्किड का जो फ्लावर होता है उसमें एक स्पेशल टाइप की मॉडिफिकेशन होती है, मीन्स वो एक इंसेक्ट की तरह दिखता है। जो ऑर्किड का फ्लावर होता है वो इंसेक्ट की तरह दिखता है। जो ऑर्किड का फ्लावर होता है वो बाय इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, मीन्स उसका जो पॉलिनेटर होता है वो इंसेक्ट मीन्स इंसेक्ट होता है, मीन्स वो इंसेक्ट के थ्रू अपनी पॉलिनेशन करता है। तो ये कौन सा इंसेक्ट होता है, उसमें वास्प होती है, ठीक है। जो वास्प होती है वो क्या करती है, पॉलिनेशन करने आती है, पॉलिनेशन करती है ऑर्किड्स में। कैसे करती है, देखो जो वास्प होती है उसमें मेल एंड फीमेल होते हैं। जो मेल होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है, ठीक है। मेल पहले मैच्योर होने की वजह से वो क्या करता है, कॉपुलेट करना है, उसने कॉपुलेट करना है फीमेल के साथ, लेकिन वो क्या कर रहा होता है कि उसको जो ऑर्किड का प्लांट होता है, जो ऑर्किड का जो फ्लावर होता है वो फीमेल की तरह ही दिखता है, मीन्स वो उसको फीमेल समझकर उसके साथ कॉपुलेट करता है, जिसकी वजह से जो फ्लावर में पॉलिनेशन अपने आप हो जाती है। तो उस फिनोमिनम को हम कहेंगे सीडो कॉपुलेशन, ठीक है। क्या कहेंगे, सीडो कॉपुलेशन। मीन्स जो मेल फ्लावर है, जो मेल इंसेक्ट है, वो ऑर्किड का जो फ्लावर होता है उसको फीमेल समझ के क्या करता है, कॉपुलेट करता है, लेकिन उसमें हो क्या जाता है, पॉलिनेशन हो जाती है फ्लावर में। इस कंडीशन को हम कहेंगे सीडो कॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू। देखो ये सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया है कि एम्ब्रियोनिक जो सिट्रस में एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक होती है वो किसकी वजह से होती है। देखो पहले तो आपको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब पता होना चाहिए कि ये वो वाला एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो किसी भी स्पोरोफिटिक टिश्यू से बनती है। अब स्पोरोफिटिक टिश्यू मैंने आपको कौन से बताए थे, या तो न्यूसेलस हो सकता है या तो इंटेगुमेंट। तो ऑप्शन में आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट। तो आपने ये देखना है कि सिट्रस में कौन सी होती है। तो सिट्रस में न्यूसेलस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी एम्ब्रियो, ठीक है, वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसका आंसर आएगा न्यूसेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ द टेट्राड आर कवर्ड बाय ए लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय। अब देखो जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, मींस फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर हम कह सकते हैं, उस समय हमारे 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, मींस 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब जो इन चारों माइक्रोस्पोर या चारों पोलन ग्रेन्स के बाहर एक कवरिंग होती है, वो किससे बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज की बाहर कवरिंग होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि सेलुलोज और पैक्टोसेलुलोज में पैक्टोसेलुलोज आंसर आएगा, जो कवर करता है माइक्रोस्पोर को या पोलन ग्रेन्स को। इन दोनों का मतलब एक ही है, पोलन ग्रेन्स एंड माइक्रोस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए डिप्लॉयड फीमेल प्लांट इज क्रॉस विद ए टेट्राप्लॉयड male, the pleiady of a endosperm in the resulting seed is। देखो इसमें क्वेश्चन क्या था, आपने प्लाइडी बतानी है कि एंडोस्पर्म डिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, ट्राई है या पेंटा, ठीक है। तो आपने ये कैसे पता लगाओगे, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये एंडोस्पर्म बनता कब है, ठीक है। ये एम्ब्रियोसैक है, इसमें ये एग होता है, इसमें ये 2 एंटीबॉडी सिनर्जिज होते हैं और बीच में 2 ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई होते हैं और नीचे ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ठीक। अब एंडोस्पर्म कब बनता है, जब यहाँ पे मेल गैमीट ने आना है। एक जो मेल गैमीट होता है, मीन्स
जो पोलन ट्यूब है उसमें 2 मेल गमीट आते हैं। एक मेल गमीट ने तो इस एग के साथ फ्यूज हो जाना है, ठीक है। इस एग के साथ फ्यूज होके वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जो सेकंड मेल गमीट होता है उसने इस पोलर जो सेकंड जो होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई होते हैं उसके साथ जुड़ के एंडोस्पर्म बनाना है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या आया था, आपने क्या लेना है, टेट्राप्लॉइड मेल लेना है, ठीक। टेट्राप्लॉइड मेल लिया तो उसका जो पोलन ग्रेन है या गैमीट क्या बनेगा, 2n बनेगा, क्योंकि इसमें मेयोसिस होनी है, ठीक। मेयोसिस होके ये एक क्या बन गया 2n, दूसरा भी हमारा क्या बन गया 2n, मीन्स 2 मेल गैमीट बने हैं, उनकी प्लाइडी क्या बनी है हमारी डिप्लॉयड, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मेल गैमीट क्या लिया था टेट्राप्लॉइड, तो इनकी आफ्टर द मेयोसिस जो मेल गैमीट बनेगा वो पोलन ग्रेन जो बनेगा उसकी प्लाइडी क्या होगी डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड ने आके इन दोनों की क्या होती है, जैसे ये दो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इनकी n होती है, दूसरी की भी n होती है, ठीक। अब n प्लस n प्लस 2n, इसके साथ मेल गैमीट आया, मेल गैमीट के पास क्या था 2n, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या थे nn, तो इसकी प्लाइडी क्या बनेगी, जो बीच में एंडोस्पर्म बनेगा एंडोस्पर्म की प्लाइडी क्या बनेगी टेट्राप्लाइडी, n प्लस 2n, ये टेट्राप्लाइड बन गया, तो इसका आंसर आना था टेट्राप्लाइड, ठीक। आपको ये अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर भी आप एक बार डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट ध्यान से पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती है उसमें एक जो मेल गैमीट होता है वो इसके साथ आके जुड़ता है, जिसकी वजह से जो एंडोस्पर्म बनेगा। अब क्वेश्चन क्या था, हमने डिप्लॉयड फीमेल से तो कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने क्या पूछा एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म कैसे बनता है, जब ये पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमीट के साथ जुड़ेगी। अब मेल गैमीट क्या था हमारा टेट्रा को हमने क्या बना दिया डिप्लॉयड, क्योंकि उसने आफ्टर मेयोसिस यही बनना है, उसकी प्लाइडी क्या होने मेयोसिस में, तो उसने डिप्लॉयड ही बनेगा। डिप्लॉयड बनने के बाद एक इसके साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा एग के साथ, हमने जो अटैच हुआ है पोलर न्यूक्लियाई वो क्या बनेगा आगे जाके एंडोस्पर्म की हमने पॉलीप्लाइडी बतानी थी, जिसका आंसर आएगा 4 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द सीरियल ग्रेन द सिंगल कॉटिलिडन ऑफ ए एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो मोनोकोट्स होते हैं उसका जो उसमें एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है उस कॉटिलिडन को हम क्या कहते हैं स्कोटुलम। ये आपने याद रखना है, जो मोनोकोट्स में एक ही सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है उसको हम अनदर नाम भी दे देते हैं, एक उसका दूसरा नाम भी है, उसका क्या नाम है कॉटुलम, ठीक है स्कोटुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ ए डोमिनेंस रिलेशन इन विच ए फिनोटाइप ऑफ ए हेट्रोजाइगस इज मोर एक्सट्रीम। ध्यान से पढ़ना है कि एक डोमिनेंस की अपने टाइप बतानी है जिसमें जो हेट्रोजाइगोट की कंडीशन है, जो हेट्रोजाइगोट का जो फिनोटाइप है वो ज्यादा है, मोर एक्सट्रीम देन दैट देयर ऑफ होमोजाइगस पेरेंट। जैसे ये होमोजाइगस पेरेंट्स हो गए ए बी बी, तो इसका जो हमारा आगे हाइब्रिड बना है ए बी, जो ये हेट्रोजाइगोट बना है इसको जो फिनोटाइप है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये पेरेंट्स की वजह से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगी, उसे हम क्या कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, अवर डोमिनेंस कहेंगे, या को डोमिनेंस, या नन ऑफ अबव। पहले तो आपको इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस का में डिफरेंस पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है कि दो पेरेंट्स ने आपस में मिलके एक नया इंटरमीडिएट कंडीशन को तैयार करना है, या एक ब्लेंडेड फॉर्म तैयार होती है। जैसे ये एग्जांपल में आते हैं मिराबिलिस जोलापा में, जैसे हमने रेड प्लांट लिया, व्हाइट प्लांट लिया, उसका जो हाइब्रिड या F1 जनरेशन आएगी वो पिंक आती है, मीन्स दोनों की मिक्सिंग हो जाती है कि एक का पेरेंट्स का भी करेक्टर आ गया, दूसरे पेरेंट्स का भी करेक्टर आ गया, और एक नया हमारे पास क्या बनती है F1 जनरेशन जो पिंक कलर की बनती है, मीन्स वो ब्लेंड हो जाते हैं, ठीक। तो जो कोडोमिनेंस इसके ऑपोजिट है, इस दोनों ने अपने अपने क्या करने हैं, दो अलील है, जैसे ये R हो गए W हो गए, इसने अपना डोमिनेंट इफेक्ट शो करना है, दूसरे ने अपना इफेक्ट शो करना है, इंडिपेंडेंटली दोनों इफेक्ट शो करते हैं विदाउट मिक्सिंग, दोनों ने मिक्स नहीं होना है। इसके एग्जाम्पल है जैसे हमारे ब्लड ग्रुप हो गए ए बी, ए अगर ए बी ब्लड ग्रुप है जैसे, ठीक है, तो उसने अपना ए ने अपना शो करना है, बी ने अपना शो करना है, अगर दोनों इकट्ठे अपना अपना शो कर रहे हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी आ जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। तो क्वेश्चन क्या आया था कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जो हेट्रोजाइगस में जो फिनोटाइप है उसका जो फिनोटाइप है वो ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है होमोजाइगस पेरेंट्स से, तो इसका आंसर आना था ओवर डोमिनेंस हो रही है यहाँ पे, ठीक, कि पेरेंट्स का जो
होमोजाइगस जो पेरेंट्स का जो फिनोटाइप है वो लेस देन है एज कंपेयर टू हेट्रोजाइगोट जो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द टर्म क्रॉसिंग ओवर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, तो क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट सबसे पहले मॉर्गन एंड कास्टल ने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए डुप्लीकेटेड जीन सीक्वेंस इज अटैच्ड टू द अनदर पोजीशन ओइंग टू द इंटर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन देन इट इज नोन एज, तो इसमें ऑप्शन में था जैसे इन्वर्जन है, डायरेक्ट टैंडम डुप्लीकेशन हो रही है, या ट्रांसपोज डुप्लीकेशन हो रही है, या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो आपको इनकी सभी की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि या उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन्वर्जन में क्या होता है, डायरेक्ट टैंडम डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, या ट्रांसपोज डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे ये सेगमेंट है क्रोमोसोम का ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे क्या होना है, इसने सेपरेट होके इन्वर्जन सेपरेट होके इसने क्या करना, इन्वर्टेड फॉर्म में क्या होना है, अटैच हो जाना है। जैसे ये सेपरेट हुआ और यहाँ पे क्या था ए बी, तो इसने क्या बन जाना है, बी ए बन जाना है। ठीक, इस टाइप को डुप्लीकेशन को हम कहेंगे इन्वर्जन। मीन्स डुप्लीकेट भी हुआ जीन, ए बी दोबारा भी बना लेकिन वो इन्वर्टेड फॉर्म में जाके अटैच हो गया। नेक्स्ट थी ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। ट्रांसपोज डुप्लीकेशन में जैसे ये एक हमारा सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे हमने नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम लेना है, जैसे डी ले लिया, ई एफ ले लिया, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसमें क्या होता है, जैसे इसने डुप्लीकेट किया, ए बी बन गया, और ये डुप्लीकेट जीन यहाँ पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे यहाँ पे लगना है। मीन्स यहाँ पे इंटर क्या हो रही है, इंटर डुप्लीकेशन, इंटर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रही थी, इंटरा विद इन हो रही है, विद इन क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन हो रही है। ठीक, इंट्रा और इंटर में आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि इंट्रा में विद इन, इंट्रा में दोनों लग क्रोमोसोम पे आके डुप्लीकेशन होते हैं, मीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन था जैसे डायरेक्ट टैंडम डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि रिपीट हुआ, जैसे ये ए बी सी, ठीक है, इसमें रिपीट हुआ, लाई नेक्स्ट टू दी सिमिलर नॉर्मल जीन, इसके ऊपर ही लाई कर देना, जैसे यहाँ पे ए बी ही लग गया, मीन्स ये भी इंट्रा ही होती है लेकिन इसमें उसने जैसे डुप्लीकेट हुआ उसी फॉर्म में जाके लग जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, उसने क्या लगना है, इन्वर्टेड फॉर्म में लगना है। मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो ए बी सी बी ए बन जाएगा, यहाँ पे ए बी सी बन जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या आया था कि आपने डुप्लीकेशन जीन सीक्वेंस ऐसे अटैच करना, टू दी अनदर पोजीशन जाके अटैच करना है, ऐसे अटैच करोगे कि उसमें इंट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन शो हो। तो इसमें तो आंसर सीधा ही आएगा कि ट्रांसपोज डुप्लीकेशन है उसमें इंटर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन शो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए वाज डन बाय, तो इसका आंसर सीधा आना था हरगोविंद खुराना ने जो आर्टिफिशियल सिंथेसिस की थी मैसेंजर आरएनए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलो पॉलीप्लाइड कैन रिप्रोड्यूस विद द इंडिविजुअल फ्रॉम, तो इसका आंसर आना था नाइदर पेरेंटल नॉर मेरेंटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हेरिटेबल चेंज इन ए जीन एक्सप्रेशन, ध्यान से पढ़ना है कि आपने जीन एक्सप्रेशन में चेंज करना है, दैट डज नॉट इन्वॉल्व द चेंज इन अंडरलाइंग डीएनए, कि आपने ऐसे चेंज करना है, ऐसे चेंज लेके आना है बट वो डीएनए में भी ना चेंज हो। मीन्स ऐसे आपने चेंज लेकर आना है किसी भी चीज में जिसमें डीएनए भी ना चेंज हो, डीएनए को हमें चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े, फिर भी हमारा फिनोटाइप क्या हो जाए, चेंज होए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं, एपिजेनेटिक्स कहते हैं, या फाइलोजेनेटिक या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इन चारों की आपको पहले डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो जैसे यूजेनिक्स क्या होती है, यूजेनिक्स एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां हम कह सकते हैं जिसमें हमने ह्यूमन स्पीसीज में को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ऐसे हमने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को लेके आना है, उसके साथ मेटिंग करवानी है किसी भी ह्यूमन स्पीसीज के साथ, ताकि ह्यूमन की जो स्पीसीज है, जो ह्यूमन की जो रेस है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यूजेनिक्स। मीन्स फॉर द ह्यूमन
रेस को इम्प्रूव करने के लिए ये वाला टेक्निक्स को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन था एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स में क्या था, मॉडिफिकेशन ऑफ फिनोटाइप विदाउट द ऑल्टरनेशन इन ए जीन डीएनए सीक्वेंस। एपिजेनेटिक इसका आंसर आना था कि हमने डीएनए की सीक्वेंस में विदाउट चेंज, कोई भी ऑल्टरनेशन नहीं करके भी फिर भी हमारा जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। फाइलोजेनेटिक्स क्या होती है, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, जहां हम कह सकते हैं जितना भी हमारा एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई है, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है ऑर्गेनिज्म की, उसको जब हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक्स टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। तो इसका आंसर आना था जैसे ऑप्शन नंबर बी एपिजेनेटिक्स, कि चेंज इन ए जीन एक्सप्रेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ चेंज इज डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई द जीन देन देयर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस एंड देयर फंक्शन इज टर्म एज। कि आपने ऐसी प्रोसेस बतानी है जिसमें हम जीन को पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके जो रेगुलेटरी सीक्वेंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके फंक्शंस को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिंटनी कहते हैं, एनोटेशन कहते हैं, या पीसीआर या जेनेटिक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो हम यूज करते हैं फोरेंसिक लैब्स में फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए। पीसीआर का मेन फंक्शन भी होता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हमने जो छोटा सा डीएनए सेगमेंट होता है उसको हमने बड़ा, मींस उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी होती है, इसका भी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सिंटनी एंड एनोटेशन में हम देख सकते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन होगा। सबसे पहले तो हमें सिंटनी के बारे में पता होना चाहिए एंड एनोटेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंटनी क्या होता है कि हमने जितने भी जेनेटिक लोकस है उनकी हमने लोकेशन पता करनी है, कि जितने भी जेनेटिक लोकस हैं कि जीन्स की लोकेशन पता करनी है क्रोमोसोम के ऊपर विद इन द स्पीसीज या विद इन द इंडिविजुअल। जैसे हम कह सकते हैं हमारे जो ह्यूमन के जितने भी क्रोमोसोम हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें जितने भी एक क्रोमोसोम ले लो आप, उसमें जीन्स की क्या लोकेशन है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सिंटनी, कि उसकी लोकेशन को पता करना कि कहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर क्या कौन सी जीन की कहाँ पे पोजीशन है, ठीक। तो एनोटेशन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए लोकेशन ऑफ ए जीन्स एंड कोडिंग सीक्वेंस रीजन इन ए जीन। तो इसका भी यही सेम डेफिनेशन ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने इसमें भी जीन की ही लोकेशन पता करनी है और उसका, लेकिन उसके साथ साथ उसको कोडिंग रीजन क्या है, नॉन कोडिंग रीजन क्या है, ये सारा पता करना होता है। तो इसका ऑप्शन आना था ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम आइडेंटिफाई भी करते हैं जीन को, उसके रेगुलेटरी सीक्वेंस, सारे सीक्वेंस क्या क्या है वो हम देखते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एनोटेशन आना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन विट्रो सिस्टम टू स्टडी द प्रोटीन इंटरेक्शन। कि हमने इनमें से कौन सा सिस्टम ऐसे बताना है कि जिसमें हम प्रोटीन की इंटरेक्शन को क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं उसकी स्टडी करने में। माइक्रो अरे या एसडीएस पेज या यीस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम। तो हमें पहले तो माइक्रो अरे, एसडीएस पेज और यीस्ट 2 सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि जो माइक्रो अरे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं। देखो माइक्रो अरे जो डीएनए माइक्रो अरेज होती है उसमें हम अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिफाई जीन, जितने भी हमने आइडेंटिफाई जीन्स को मीन्स ढूंढा है या उसको आइडेंटिफिकेशन किया, उसको हमने अरेंज करना है। अरेंज करना होता है ऑन दिस सॉलिड स्पॉट। मीन्स हमने जैसे कोई भी ग्लास ले लिया या सिलिकॉन की शीट्स ले ली, मीन्स सॉलिड स्पॉट ले लिया, उसमें हमने जीन्स को क्या करना है, अरेंज करना है। उस टाइप की टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रो अरे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन था जैसे यीस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम। इस सिस्टम को या इस टेक्निक को यूज किया जाता है टू डिस्कवर दी प्रोटीन में क्या इंटरेक्शंस हैं या प्रोटीन डीएनए में क्या इंटरेक्शंस हैं, तो इस टेक्निक को यूज किया जाता है। लास्ट था जो जैसे एसडीएस पेज। जो एसडीएस पेज है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पेज में क्या होता है कि पेज में एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टाइप की ही टाइप है जिसमें हम पॉली एक्राडाइलामाइन जेल यूज करते हैं, ठीक, जिसमें हम किसी भी डीएनए को ले लो या आरएनए को ले लो, उसको हमने अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर साइज अरेंज करना होता है, उसे हम कहते हैं पेज कंडीशन। लेकिन अगर हम उसमें जेल एसडीएस मीन सोडियम डू साइल सल्फेट जो है, अगर ये हम जेल यूज कर दे तो उस टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम कहेंगे एसडीएस पेज, ठीक है।
तो ये इसकी डेफिनेशन है या इसकी टर्म को एक्सपेंड किया था। SDS पेज का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इन विट्रो सिस्टम टू स्टडी द प्रोटीन इंट्रैक्शन। प्रोटीन की इंट्रैक्शन को हम कहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि यीस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम ही यूज किया जाता है प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए या प्रोटीन DNA के इंट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अब भी डाउट रह गए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच।